हेलो स्टूडेंट। तो आज बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के नए टॉपिक की, जिसका नाम है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। कि हाँ भाई, टेम्परेचर का क्या प्रभाव होता है, किस तरह रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंडेंट है। इसके अंदर में हम कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है टेम्परेचर कोफिशिएंट। What is temperature coefficient? It is defined as the ratio of rate constant of the reaction at two temperature differing by 10 degree. इट मीन्स यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट यह फॉर्मूला ये है, रेट कांस्टेंट एट T+10 और यह नॉर्मल T+10, यानी कि जो ओरिजिनल है उसमें 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ के ये न्यूमरेटर में आता है रेट कांस्टेंट, और ये डिनोमिनेटर में आता है, तब जाके टेम्परेचर कोफिशिएंट निकलता है। बस इतनी सी बात है इसमें। नोट क्या है, एक नया इंपॉर्टेंट नोट क्या है इसमें, कि फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस टेम्परेचर कोफिशिएंट लाइज बिटवीन 2 and 3। कि ज़्यादातर रिएक्शंस में जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो 2 या 3 के बीच में लाई करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन थ्योरी एक तरह से जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, उनका टकराव होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वहाँ पर। तो इसी एनर्जी के टर्म में उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करे हैं, और पर यूनिट टाइम में, यानी पर यूनिट टाइम में 1 सेकेंड या 1 मिनट या 1 आवर, इस तरह से। तो 1 सेकेंड मिनिमम हम स्मॉलेस्ट यूनिट लेते हैं, तो उसमें पर यूनिट टाइम में पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके कोलाइड करे हैं, ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी में बताया जाता है। नेक्स्ट है, अभी तो बेसिक डिफाइन पढ़ रहे हैं, फिर इसका थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पार्ट पढ़ेंगे हम। इफेक्टिव कोलिजन्स क्या होता है, यानी कि जो कोलिजन अच्छे से हो, इफेक्टिव वर्ड ही बता रहा है। इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है, कोलिजन्स विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स आर इफेक्टिव कोलिजन। यानी कि वह कोलिजन जिसमें प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, उसको हम इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या होता है, F/Z, वेयर Z इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड F is the fraction of collisions which are lead to effective। यानी कि इसका फॉर्मूला एक तरह से ये है, आपको ध्यान रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर F/Z। की रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से इक्वल होती है, तो F/Z की होती है। Z इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड F इज द फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन। F जेड कोलिजन फ्रीक्वेंसी एंड एफ इज द फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन। या एफ को फ्रीक्वेंसी में समझ लेना, ये नंबर ऑफ फ्रैक्शन कोलिजन है, 3/5, 4/5, इस तरह से 2/3, इस तरह से जो कोलिजन्स का पार्ट है 2/3, 1/3, जितना पार्टिसिपेट किया उसमें उतना एफ की वैल्यू और जेड की वैल्यू की कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम किसे कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस व्हेन अ लाइट ऑफ फोटॉन स्ट्राइक्स ऑन इट। तो इसमें क्या है, इसमें मिनिमम एनर्जी होती है जो रिएक्ट, केमिस्ट्री में कैसे पढ़ते हैं, द मिनिमम एनर्जी दैट इन विच द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल मस्ट possess in order to undergo effective collision to form the product is called threshold energy। यानी कि मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, द मिनिमम दैट द रिएक्ट, जिसमें रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इस तरह से इफेक्टिव कोलिजन क्रिएट करते हैं कि एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, उसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो यानी कि द एनर्जी क्रिएटेड, या द एनर्जी दैट द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट possess इन ऑर्डर टू अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन। यानी कि उतनी एनर्जी जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक इफेक्टिव कोलिजन प्रोड्यूस कर दें प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, तो उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। जिसमें इफेक्टिव कोलिजन हो, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं भाई, नेक्स्ट पढ़ेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी, इसमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसके बीच में एक चीज़ होती है, जैसे कोई रिएक्टेंट, कोई रिएक्शंस हो रही है, उसमें रिएक्टेंट है आर, उससे प्रोडक्ट बना है पी,
तो आर और पी के बीच पे एक स्टेट और तो इंटरमीडिएट फॉर्म, जिसमें रिएक्टिंग मॉलिक्यूल भी पूरी तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल भी पूरी तरह से रिएक्टेंट से अलग नहीं होता। तो एक तरह से ये द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स करस्पॉन्डिंग द एनर्जी मैक्सिमम ड्यूरिंग द कॉज ऑफ अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट। यानी कि एटम्स का वह अरेंजमेंट जिसमें एनर्जी कैसी हो आपकी, मैक्सिमम हो, एक तरह से थ्रेशोल्ड एनर्जी हो ड्यूरिंग द कॉज ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में होता क्या है, ये ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन है एक तरह से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जो वो ट्रांजिशन स्टेट ही तो होती है जो मैंने अभी बताया, जिसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ना पूरी तरह से। तो इसका एक एग्जांपल ये रहा कि जैसे इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे H2 और I2 दो मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के और हाइड्रोजन के। ये बड़ा बड़ा इसलिए दिखाता है ताकि आपको समझा सके, ये बॉन्ड ही है एक तरह से। तो इसमें क्या होता है कि इस तरह से फॉर्मेशन हो जाएगी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म में, कि ये पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हो पाएगा प्रोडक्ट में। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या क्या है। पहला है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज मैक्सिमम। पहला क्या है, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट, वो कैसी होती है, वो मैक्सिमम होती है। द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हैज ट्रांसिएंट एग्जिस्टेंस, यानी कि ट्रांसिएंट एग्जिस्टेंस एंड ब्रेकअप्स एट अ डेफिनेट रेट टू फॉर्म द प्रोडक्ट। यानी एक डेफिनेट रेट पे फॉर्म होते हैं, मतलब ब्रेक होते हैं और ट्रांसिएंट स्टेट बनाते हैं, कुल मिला के वही ट्रांजिशन स्टेट। तो इस तरह से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम समझ सकते हैं। ये एनर्जी है, ये रिएक्शन प्रोग्रेस हो रही है, आगे वो बढ़ रही है, कितनी हो गई है रिएक्शन, ये प्रोग्रेशन ऑफ द रिएक्शन, ये एनर्जी का कर्व। तो रिएक्टेंट ये है, ये बैरियर है, ये प्रोडक्ट है। तो इस तरह से एनर्जी राइज हुई फिर डिक्रीज हुई। तो यहाँ पे एक तरह से ये कौन सी रिएक्शन होगी जिसमें एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हो, एक्सोथर्मिक। ये एंडोथर्मिक है जिसमें रिएक्टेंट की ज़्यादा है, इस तरह से। तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये ई है, ये आरएनएस एनर्जी कह दो, ये एक्टिवेशन एनर्जी कह दो, ई। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ ध्यान रखने हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। यानी कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं उसे हम, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड द एवरेज एनर्जी पजेस्ड बाय द रिएक्टिव मॉलिक्यूल। यानी कि कुल मिला के जो उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है, जितने में इफेक्टिव कोलिजन हुआ है जितनी एनर्जी में, और माइनस एवरेज एनर्जी क्या है, तो मतलब एवरेज एनर्जी क्या है पूरे ओवरऑल मॉलिक्यूल्स की जिस जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस उनका डिफरेंस होता है एक तरह से एक्टिवेशन एनर्जी। इतनी सी बात समझ गए आप, क्लियर हो गया आई थिंक। रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की जर्नी तो सब जानते हैं, लेकिन बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट की जर्नी है जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के रूप में फॉर्म होती है। तो रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट्स बनेगा। फॉर फास्ट रिएक्शंस एक्टिवेशन एनर्जी आर लोअर, वेयर एज फॉर स्लो रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी आर हाई। ये चीज ध्यान रखनी है। फास्ट रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, स्लो होती है, लोअर होती है, और स्लो रिएक्शन में एक्टिवेटेड एनर्जी हाई होती है। उल्टा समझना है, फास्ट में स्लो या लोअर एक्टिवेशन एनर्जी और स्लो में हाई एक्टिवेशन एनर्जी। फास्ट में लो एक्टिवेशन एनर्जी और लो में फास्ट एक्टिवेशन एनर्जी। ये दो चीज ध्यान रखना है, जिस पर क्वेश्चन आता है गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म में भी। तो ये ध्यान रखना पॉइंट, काम आएगा आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि इनका रिलेशन क्या है। एक तरह से आरएनएस इक्वेशन नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, आरएनएस इक्वेशन जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी का रिलेशन आएगा। तो एक तरह से इट रिलेट्स रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर इन द फॉलोइंग वे। यानी कि ये रेट कांस्टेंट को रिलेट करता है टेम्परेचर के साथ इस तरह से। ये इसका फॉर्मूला है, ये ध्यान रखने वाली बात है आपके लिए। के बराबर ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, वेयर ए इज अ कॉन्स्टेंट कॉल्ड फ्रीक्वेंसी फैक्टर। जहाँ ए कॉन्स्टेंट है उसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं। ई ए क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये फॉर्मूला है। अब लॉ, नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने का भी हम तरीका जानते हैं भाई साहब। क्या होता है
कि log k बराबर log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये क्योंकि एक्सपोनेंशियल है, log में लिया था, इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर नीचे इस तरह से इसका मल्टीप्लाई हो गया 2.303 RT, क्योंकि log में कन्वर्ट किया है पूरा। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, प्लॉट ऑफ log k वर्सेस 1/t एज अ स्ट्रेट लाइन हु स्लोप इज दिस। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आर्हेनियस इक्वेशन के फॉर्म में स्लोप पूछा गया था आपका। तो ये जिसके 4 ऑप्शन थे उसमें एक ऑप्शन ये करेक्ट था। एंड इंटरसेप्ट इज log a। देख रहे हैं बीच में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके इस तरह से, थ्योरी में से आपको पता भी नहीं पड़ता। ये log k और 1/t, ये log k ये वाला पॉइंट है, स्लोप इसका माइनस ई अपॉइंट 2.303 r है। ठीक है, यदि हम इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, इक्वेशन फर्स्ट, सपोज करो इफ k1 एंड k2 आर द रेट कांस्टेंट एट टू टेम्परेचर t1 एंड t2। यदि k1 और k2 रेट कांस्टेंट हैं दो टेम्परेचर के लिए, t1 और t2 के लिए, तो फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी, log k1 कर देंगे बस और t1, बाकी सब एज इट इज रहने देंगे। log k1 इज टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT1। नेक्स्ट हम करते हैं log k2 बराबर log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT2। अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, log k2 माइनस log k1 e अपॉन 2.303 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2, इस तरह से। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, t1 t2, t2 इधर चला जाएगा, t1 इधर चला जाएगा, इस तरह से आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो आप इजीली ये इक्वेशन ध्यान रखेंगे कि जैसे फर्स्ट ऑर्डर की रखी थी कि k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग आर नोट अपॉन आर, इस तरह से इसकी याद रखेंगे कि log k2 अपॉन k1 e अपॉन 2.303 r t2 माइनस t1 अपॉन t1 इंटू t2। यहाँ तक भी ये भी याद रख लें तो एलसीएम लेके तो आप कर ही देंगे इस तरह से। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं, important question है, the rate constant of first order reaction increases from this to this when the temperature changes from 30 Kelvin to 310 Kelvin। अब क्या क्या गिवन है ये चीज ध्यान रखना, रेट कांस्टेंट गिवन है यानी कि k1 ये रहा और k2 ये रहा, टेम्परेचर t1 ये रहा और t2 ये रहा। अब पूछ क्या रहा है, अब पूछ रहा है हमसे कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमसे पूछा जा रहा है। अब log 2 की वैल्यू दे रखी है, log 3, log 4। नॉर्मली लॉग टेबल यूज करने का टाइम गया, अब सीबीएसई डायरेक्ट नॉर्मल लॉग पे क्वेश्चन देती है, या तो इनकी वैल्यू याद कर लो वरना कभी कभी एग्जाम में मोस्टली दिए ही होते हैं ये। तो log 4 की वैल्यू 0.6021, log 3 0.477 है, एटसेट्रा है। इस तरह से log 2 की भी है। तो ये इक्वेशन पहले रखी हमने फॉर्मूला, k2 की वैल्यू जो मैंने पहले बताई वो k1 ई ए अपॉन 2.303, r की वैल्यू हमेशा 8.314 रखते हैं यहाँ पर, r की कई वैल्यू होती है लेकिन यहाँ पे जूल पर कैलोरी पर मोल वाली वैल्यू रखी जाती है ये। 310 माइनस 300, 300 इंटू 310 लॉग, ये कैंसिल आउट हो जाएगा मैथमेटिकली, आप जानते हो, इससे ये टर्म कट जाएगा, इससे ये 2 2 ज़ा 4। अब log 2 की वैल्यू रखना कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह से आप ओवरऑल कैलकुलेट करके लाएंगे तो आंसर आएगा ये कितना 53 जूल पर मोल, और इसको किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का डिवाइड कर देंगे तो 53.598 किलो जूल पर मोल। यानी कि इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन दिस। देखो ये इक्वेशन है, इससे कंपेयर करना है हमको आर्हेनियस इक्वेशन को, यानी कि कैलकुलेट ई ए फॉर दिस रिएक्शन, इसके लिए ई ए पूछ रहा है एंड रेट कांस्टेंट के की वैल्यू पूछ रहा है। इफ द हाफ लाइफ पीरियड इज 200 मिनट्स, यदि हाफ लाइफ इसकी 200 मिनट दे रखी है तो अब देखो कंपैरिजन करते हैं भाई साहब। कंपैरिजन करेंगे तो आप कैसे करेंगे, log k इक्वल टू 14.2 माइनस दिस। अब अपनी इक्वेशन को रखते हैं एक्सपोनेंशियल वाली नहीं, विदाउट एक्सपोनेंशियल वाली इक्वेशन, log k इक्वल टू log a माइनस ई अपॉन 2.303 RT। तो यहाँ क्या देखेंगे, ये रख दिया और ये वैल्यू रख दी। अब इनको देखो आपस में, अब यहाँ पर हम पहले इस टर्म का कंपैरिजन हम इस टर्म से कर रहे हैं, तो ई अपॉन 2.303 RT 1 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन टी। तो यहाँ से भाई साहब आपकी टी ई ए की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि एक इस टी से ये टी कैंसिल, आर की वैल्यू आप जानते ही हैं। अब वैल्यू
पुट भी कर दें तो यहाँ पे इस तरह से आरएनएस एनर्जी आ गई किलो जूल पर मोल, यानी कि टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं, टेम्परेचर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, ये इसकी कैलकुलेशन हो गई फाइनल। इसमें टी हाफ निकाल सकते हैं, तो टी हाफ क्या होता है, इस तरह से आप इजीली, ये फॉर्मूला तो आप भली भांति परिचित होंगे, के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। तो 200 मिनट पर मिनट में आंसर आएगा, क्योंकि सेकंड इनवर्स, आवर इनवर्स, मिनट इनवर्स, इस तरह से आंसर आया करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, क्योंकि यूनिट उसकी इनवर्स में होती है सेकंड इनवर्स में, तो या मिनट में तो मिनट इनवर्स में आएगा आंसर। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इंक्रीजेज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच कोलाइड विद एनर्जी ग्रेटर देन ई, यानी कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स के टकराने का उतना ही प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, और प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो उसमें उतने ही फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि उनका कोई पार्ट 1/3, 2/3, 4/3 इस तरह से टकराते रहेंगे, और जिनकी एनर्जी किससे बड़ी होगी, आरएनएस एनर्जी से बड़ी होगी ई से, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी से बड़ी होगी। आरएनएस एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी वही चीज़ है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डायग्राम अलोंग साइड विद 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द एरिया शोन द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी गेट्स ऑलमोस्ट डबल लीडिंग टू ऑलमोस्ट डबलिंग ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि ये डायग्राम से शो हो रहा है कि ये जो डायग्राम है इसमें, यानी कि टी टेम्परेचर पर ही है, टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है रिएक्ट हो रहे हैं जो, ठीक है। ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का बरियर है इतना टाइप का। तो ये क्या कह रहा है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी के बीच में डायग्राम है इस तरह से। टी डिग्री सेल्सियस का मामला है, ये टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस का मामला। अब इस लाइन को समझ लेते हैं क्या क्या कहा इसने, कि डायग्राम से ये शो हो रहा है कि 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पर एरिया ऑफ फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि जितना 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है उनका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का एरिया भी उतना बढ़ रहा है। पहले इतने एरिया में हो गया, अब इसका एरिया यहाँ तक हो गया, इतना कवर कर लिया। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा या इसके बराबर हो सकता है। गेट्स ऑलमोस्ट डबल लीडिंग टू ऑलमोस्ट डबलिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, या यदि बढ़ाते हैं तो ये लगभग लगभग उसके डबल भी हो सकता है। और यदि रेट ऑफ ऑलमोस्ट डबलिंग ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन यदि उसकी डबल हो रही है तो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शोइंग द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यही है, ये फिगर का नाम है जो मैंने अभी बताया आपको। यानी कि दिस एरिया शोज दैट द एडिशनल मॉलिक्यूल विद रिएक्ट एट टी प्लस, यानी कि टी डिग्री सेल्सियस और टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर एरिया बढ़ गया, तो ये एडिशनल मॉलिक्यूल का रीजन है जो मैंने आपको ये लाइन वाले एरिया में दिखाया। ये डॉट डेट एरिया ये रहा, ये लाइन वाला एरिया ये है बढ़ा हुआ एरिया, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का बैरियर है यहाँ पर, इस तरह से देख सकते हैं हम। तो नेक्स्ट क्या है, अब इसमें कैटलिस्ट के बारे में बात करते हैं। जी कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज एट द एंड ऑफ रिएक्शन, यानी कि हम छोटी क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, ये रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट या कम करती है और विदाउट उसमें पार्टिसिपेट करे। फॉर एग्जांपल कैटलिस्ट मैंगनीज डाइऑक्साइड इंक्रीज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम, मैंगनीज डाइऑक्साइड रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड को इस तरह से अफेक्ट करती है 2KCl + 3O2। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी ऑफ कैटलिस्ट क्या होती है, अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स थ्योरी कैटलिस्ट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, एक कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट इस तरह से करता है बाय फॉर्मिंग टेम्परेचर बॉन्ड विद द रिएक्टेंट रिजल्टिंग इन अ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, ये टेम्परेचर बॉन्ड इस तरह से इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है इस तरह से, यानी कि A+B(X), ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी वही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की तरह ना, ओल्डर बॉन्ड ब्रेकिंग न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियस प्रोसेस, फाइनली X अलग हो जाएगा इस तरह से। It is believed that catalyst provide an alternate pathway and reducing the activation energy, ये activation energy को reduce करता है, एक alternate pathway देता है between reactant product, hence lowering the potential energy barrier as shown figure, यानी कि वही जो मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया वही एनर्जी बैरियर है, रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, अब इसके बीच में ये आरएनएस एनर्जी है इतनी इतनी मान लो ई विद कैटलिस्ट, और ई विदाउट कैटलिस्ट पूरी है यहाँ से यहाँ तक, और विद कैटलिस्ट ये है, ये कैटलिस्ट का प्रभाव है, ठीक है। प्रोडक्ट ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, ये पोटेंशियल एनर्जी
बैरियर यानी कि रिएक्शन चल रही है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से देखने को मिल रहा है हमको। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी का मेन ग्राफ है, यानी कि जब कैटलिस्ट डाला पहले इतना था उसका इफेक्ट टेम्परेचर का, अब फिर इस तरह से पीक मिलेगी, फिर जब जैसे ही कैटलिस्ट डाला तो रेट ऑफ रिएक्शन उसकी इस तरह से हो गई, तो ये प्रोडक्ट मिल गया। तो ये कैटलिस्ट पोर्शन ये है, और यानी कि विदाउट कैटलिस्ट, जिसमें कोई जब कैटलिस्ट आया तो उसका पोर्शन इतना हो गया एनर्जी का। तो यानी कि एनर्जी क्या हुई यहाँ पे, रिड्यूस हुई यहाँ पर कैटलिस्ट के प्रभाव से। एन एन इतनी एनर्जी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई ये वाली। तो अब एक पॉइंट और ये समझ लेते हैं कि इट इज क्लियर फ्रॉम द आर्हेनियस इक्वेशन K is equal to A e की power minus E upon RT that lower the value of activation energy faster will be the rate of reaction। यानी कि जितनी ज़्यादा कम वैल्यू होगी एक्टिवेशन की एनर्जी की उतनी ही फास्टर रिएक्शन होगी। 2SO2 plus O2 gives us 2SO3, O2 plus 2NO, 2NO2, NO2 plus SO2, SO3 and NO। इस तरह से आपको ओवरऑल स्टेप इनके रिएक्शंस के ये रहे। ये कैटलिस्ट है, ये इंटरमीडिएट है, ये रिएक्टेंट जब इस कैटलिस्ट के प्रभाव। नॉर्मल रिएक्शन तो ये है, टोटल ओवरऑल रिएक्शन ये 2SO2 प्लस O2 2SO3। अब O2 प्लस 2NO 2NO2, सॉरी यहाँ पे ये, हाँ ये O2 और NO के बीच में रिएक्शन हुई, NO कैटलिस्ट है, 2NO2 इंटरमीडिएट मिला, NO2 प्लस SO2 मिला तो SO3 और NO, यानी कि SO3 और SO3 कितना हो गया, 2SO3। एक तरह से हमको जब बैलेंसिंग करने जाएंगे तो वो तो इस तरह से करेंगे तो SO3 प्रोडक्ट फाइनल हमको मिल जाना है, जैसे कि मेन रिएक्शन में दिया हुआ है। ये बीच का इंटरमीडिएट और कैटलिस्ट की फॉर्मेशन है जो यहाँ पे दिखाई गई है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट की बात करें, क्या होता है, इट कैन ओनली कैटलाइज द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बट नॉट द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यानी कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में ही काम करता है, एक तरह से कैटलाइज करता है, यानी कि जो खुद से होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस जिसको एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत हो वो वहाँ पर ये काम नहीं करता है। अब बात करते हैं, इट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी चेंज नहीं करता, बट ओनली हेल्प्स इन अल्टरनेटिंग, हेल्प्स इन, क्या कह रहा है, बट ऑल, हाँ ओनली हेल्प्स इन अटेनिंग इक्विलिब्रियम फास्टर। बट बल्कि इक्विलिब्रियम को फास्ट करने में वो करता है, हेल्प करता है एक तरह से। वही तो कहा ना मैंने कि रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो और फास्ट करेगा, पार्टिसिपेशन नहीं होगा इसमें, चेंज नहीं करेगा, उसको हेल्प करेगा। यानी कि कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक, प्रेरणा देगा एक तरह से। इट कैन कैटलाइज फॉर both forward and backward reaction to the same extent to maintain the equilibrium state in case of reversible reaction। यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन लगभग लगभग बराबर होती है, ज़्यादा दूर नहीं जा पाता ये एक दूसरे से, यानी कि तुरंत ये आपस में इंटर कन्वर्ट हो जाएं। तो ये इस तरह से बैलेंस करता है कि दोनों की इक्विलिब्रियम कंडीशन बनी रहे रिवर्सिबल रिएक्शन को। इट डज नॉट ऑल्टर द फ्री एनर्जी चेंज, ये फ्री एनर्जी चेंज को भी नहीं कोई अफेक्ट करता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ द कैटलिस्ट कैन कैटलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्शन, यानी कि छोटे अमाउंट में भी कैटलिस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता था। कभी कभी देखते हैं बहुत विग्रस रिएक्शन को, हाई यील्ड वाले प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हो किसी भी केमिकल रिएक्शन हो, उसमें कैटलिस्ट डाल दो तो उसको लिमिटेड कर देता है, उसको है ना, स्लो कर देता है। तो इस तरह से कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, इफेक्टिव कोलिजन ब्रिंग आउट अ केमिकल रिएक्शन द कोलिजन इन विच द मॉलिक्यूल कोलाइड विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। यानी कि वह कोलिजन जिसमें मॉलिक्यूल सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी से कोलाइड करें, प्रॉपर ओरिएंटेशन, उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, सो टू फैसिलिटेट द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन रिएक्टिंग स्पीसीज एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट। यानी कि इस तरह से कोलाइड करें और फिर वो आपस में क्या हो जाए, बॉन्ड ब्रेकिंग और फॉर्मेशन की प्रोसेस करें, फॉर्मेशन न्यू बॉन्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग दोनों एक साथ होगी इस तरह से, और फाइनली अल्टीमेट गोल उसका प्रोडक्ट फॉर्म करना होगा। इफेक्टिव कोलिजन के बाद ही ये चीज़ संभव हो पाती है, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो चेंज आना होता है वो इसी से आता है, इफेक्टिव कोलिजन के दौरान। अब ये in collision theory, activation energy and proper orientation of the molecule together determine the criteria of an effective collision and hence the rate of chemical reaction this। collision theory में क्या होता है, activation एनर्जी proper orientation of the molecules है, वो together
डिटरमिन एक साथ तो क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं इफेक्टिव कोलिजन का, तो जिसमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ये होती है रेट इजकल टू पी जेड ए बी ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अब जेड ए बी क्या है, फॉर सपोज करो फॉर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल रिएक्टेंट ए और बी है, उसके लिए जेड ए बी है, यानी कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है जेड ए और बी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हमने सपोज किए हैं, और बी कौन से मॉलिक्यूल हैं। पी क्या है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर। अब ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर वो होता है जो इट टेक्स इनटू अकाउंट द फैक्ट दैट इन कोलिजन मॉलिक्यूल मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड। ये वो फैक्ट है जिसमें इट टेक्स इनटू अकाउंट द फैक्ट दैट इन कोलिजन मॉलिक्यूल मस्ट बी, कि कोलिजन मॉलिक्यूल प्रॉपर ओरिएंटेशन में है कि नहीं है। ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन ई, ये वो चीज बताता है। अब यानी कि समझे, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, कितना पार्ट मॉलिक्यूल्स का विद एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से कम है या ज़्यादा है, ये वो चीज़ बताता है एक्सपोनेंशियल जो टर्म है इसका ये। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग अ कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी, क्वेश्चन है, एंड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। किसी भी इफेक्ट ऑफ क्या इफेक्ट होगा किसी भी कैटलिस्ट को ऐड करने पर उसकी एक्टिवेशन एनर्जी पर, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी ऑब्वियसली। मैंने एक टर्म बताया, ये वाला टर्म जिसमें ये होता है कैटलिस्ट ऐड करने पर एक्टिवेशन एनर्जी। और गिब्स फ्री एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, गिब्स फ्री एनर्जी का कोई इफेक्ट इसमें नहीं पड़ेगा, अभी अभी डिस्कस किया। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में 2017 में। तो ये वाला पार्ट ओवरऑल ख़त्म होता है हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस के बारे में, जो रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से डिपेंड करता है उस पर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी वगैरह, ये सारे टर्म पढ़े हमने, एक्टिवेशन एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स वगैरह ये सब। तो इन चीज़ों को एक बार पढ़ लेंगे आप, समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में ओवरऑल है क्या ये चीज़। बहुत ईजी है, बहुत आप इजीली समझ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में बताइए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इससे इम्पोर्टेंट रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए और पूरी प्लेलिस्ट तैयार करता हूँ, पूरा सिलेबस। बने रहिए, धन्यवाद, कीप लर्निंग।